गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। शिक्षण श्रेणी 9th के हिंदी शिक्षण में आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के विषय में। मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो स्वतंत्रता आंदोलन और कृषक और बैलों के घनिष्ठ संबंध के विषय पर आधारित है। हमने आपको पूर्व के वीडियो में ये जानकारी प्रदान की थी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसे ही तमाम स्वतंत्रता से संबंधित, कृषक जीवन से संबंधित, शोषक मजदूरों से संबंधित ऐसे तमाम प्रकार की कहानियाँ भी इन्होंने रचना की है और ऐसे तमाम उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करता है और इन विषमताओं की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करके उन बुराइयों को, उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे इनका गोदान उपन्यास, सेवा सदन उपन्यास, प्रेमासम उपन्यास और कहानियों में पूस की रात, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, तमाम ईदगाह, ऐसे तमाम प्रकार की कहानियां हैं जो समाज की विषमताओं की खाई को दूर करने का अद्भुत प्रयास करता है। इनके उपन्यास, इनकी कहानी, इनके अद्भुत लेखन शैली के तरह और इनके अद्भुत विचार, इनके गौरवशाली सोच ने हिंदी इस प्रकार की रचनाएं जो हैं इनकी, मुंशी प्रेमचंद की, हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। दो बैलों की कथा में इसमें आप इसको पढ़िएगा, इसका अवलोकन करिए। इसमें दो बैलों कथा के माध्यम से बताया गया किस प्रकार एक किसान और एक किसान और बैलों के बीच में कैसे घनिष्ठ संबंध होता है और दो बैल साथ में रहते रहते किस प्रकार से घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, जो एक दूसरे के छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं, उनमें कितनी घनिष्ठता हो जाती है। लेकिन मानव जात के विषय में इन्होंने यही बात लिखी कि मानव साथ में रह करके भी, एक समाज में रह करके भी, एक तरीके से रह करके भी एक दूसरे से भेदभाव करके अपने जीवन की विषमताओं को बढ़ा देते हैं, समाज में कठिनाइयों को बढ़ा देते हैं, तमाम प्रकार की विषमताओं को उत्पन्न करके समाज में बुराइयों को फैला देते हैं। ये बात इन्होंने स्पष्ट करना चाहा कि जैसे एक जानवर में कैसी घनिष्ठता हो जाती है, एक दूसरे की तरह प्रेम करते, उसी प्रकार एक मानव जीवन से प्रेम होना चाहिए। मानव में एक स्नेह होना चाहिए, एक सही समाज का निर्माण होना चाहिए। इसी के उद्देश्य से तमाम प्रकार की कहानी, तमाम प्रकार के उपन्यास इन्होंने हिंदी में लिखे हैं। दो बैलों की कथा में दूसरी तरफ इन्होंने स्वतंत्रता से संबंधित बातों को उन्होंने जिक्र किया। इस जैसे बैल की कथा के माध्यम से, जैसे बैल इतने कष्ट मुसीबत सह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, संघर्ष करते करते कैसे स्वतंत्र होते हैं, कैसे अपने जीवन को बढ़ाते हैं, कैसे अपने जीवन को बचाते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में जो स्वतंत्र गुलाम बन करके जो मानव जीवन का जो जीवन शैली थे, उसी को प्रेरित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए इन्होंने इस प्रकार की कहानी को लिखा और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। मुंशी प्रेमचंद तमाम प्रकार के आंदोलन से जुड़े थे। पूर्व के वीडियो में हम आपको हमने इस प्रकार की जानकारी दी थी। महात्मा गांधी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि थे, इनके साथ भी इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने अपना प्रयास किया और उसमें इन्होंने तमाम प्रकार के घोर कष्टों का भी सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने साहित्य के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और अपने लेख के माध्यम से समाज को एकत्रित करके जन आंदोलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया और जो भी तमाम प्रकार की जटिल समस्याएं तो उसको भी अपने साहित्य लेखन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। इनकी विविध रचनाएं इसी आंदोलन का प्रमाण है और इसी बुराइयों को दूर करने का प्रमाण है। तो यहाँ पर दो बैलों की कथा के दो विविध अनुच्छेद दिए हुए हैं, जो विविध लेख लिखे हुए हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर कई अनुच्छेदों में ये कहानी विभक्त है, मनोरंजनात्मक भी है और एक शिक्षा देने वाली है, शिक्षाप्रद है। इन कहानियों को आप स्वतः पढ़ करके, इन कहानियों को स्वतः अवलोकन करके आप इनमें अपनी कुछ नवीन जीवन शैली को अपने जीवन में ला सकते हैं, उतार सकते हैं।
दूसरों से। और इसमें थोड़ा बहुत ये भी ध्यान आकर्षित किया गया कि हमें भी पशुओं के प्रति क्रूर बर्बरता का भाव नहीं रखना चाहिए। पशु के अंदर भी प्रेम होता है, अपने मालिक के प्रति वफादारी होती है, अपने मालिक के प्रति, अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य भाव होते हैं। वो जहाँ पर रहते हैं अपने मालिक के प्रति भी प्रेम करते हैं। इसलिए हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हमें अपने भी पशुओं के प्रति हमें सहानुभूति रखना चाहिए, उनके प्रति अहिंसा भाव हमेशा रखना चाहिए, उनके प्रति भी प्रेम रखना चाहिए। तमाम स्टेप में इस प्रकार के भाव इसमें अंकित किए गए हैं, लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद ने अपने, और इन्हीं लेखन के द्वारा अपने भाव को भी प्रस्तुत किया है। तो दो बैलों की कथा बहुत संघर्ष की कहानी है, बैलों की कहानी है, बैलों के आधार पर मानव जीवन की भी कहानी प्रस्तुत करता है कि संघर्ष करने के बाद ही हमें कोई चीज़ की सफलता प्राप्ति हो सकती है। कोई हम कठिन संघर्ष करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं, कठिन कोशिश करते हैं, बहुत ही सिद्ध शास्त्र से हम जब चलते हैं, कोई भी प्रयोग हम अपने अनुमल बर्ताव करके ही जब हम कोई प्रयास करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा जीवन आगे मुक्त हो करके सुख में बनता है। अन्यथा अगर हम संघर्ष से भाग जाते हैं, उनसे दूर भागते हैं, अपने कर्तव्य से हट करके हम चलते हैं, तो हमारा जीवन, हम उस कठिनाई से तो भागते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उससे भी ज़्यादा कठिनाई में पड़ने वाले हो जाते हैं और उससे भी ज़्यादा कठिनाई में हम पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है ऐसे विविध कहानियों से, ऐसे विविध उपन्यासों से, जैसे विविध जो भी शैली आपको पढ़ाई जाती है, हम किसी न किसी शैली को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे द्वारा आपको पढ़ाया, नॉलेज दिया जाता है, आपको जानकारी प्रदान की जाती है और उसमें छिपे ज्ञान को आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा भी एक कर्तव्य होना चाहिए सभी छात्र छात्राओं का, उस कहानी को हम अपने अंदर लाएं, उसको पढ़ें और उसको जीवन में अमल में रखें और उसको अपने जीवन पर भी लागू करें। जो हमें शिक्षा मिलती है उसी के अनुरूप हमें जीवन आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये विविध अनुच्छेद इस कथा कहानी में आपको दिया हुआ है। इस अनुच्छेदों को आप पढ़ करके इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अनंत दो चार क्वेश्चन दिए हुए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़िए, इसी से आंसर खोज करके आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर क्या है? कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई पशु भाग गया है, तो मतलब हाजिरी किस लिए ली जाती है? कोई एब्सेंट है, कोई प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, इसीलिए हाजिरी ली जाती। तो यहाँ भी वही नियम लागू है कि हाजिरी इसीलिए ली जाती थी कि ऐसा नहीं है कि कोई पशु कहीं भाग तो नहीं गया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? बच्ची के माध्यम से यहाँ भी पशु के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर उससे अधिक प्रेम क्यों मढ़ाया? क्योंकि वो जो बर्ताव उस बच्ची के साथ हो रहा था वही बर्ताव बैलों के साथ हो रहा था। उनका जीवन भी कष्टमय था, लेकिन वो कष्टमय जीवन को संघर्ष करके वो आगे बढ़ रहे थे, काट रहे थे। इसीलिए जो बच्ची थी उस बैलों के प्रति उसके मन में क्या उमड़ाया? प्रेम उमड़ाया। कहानी बैलों के मारे कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं, कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर सामने आए हैं? ये एक स्त्री पर तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। लोगों का उपकार परोपकार का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना है। ऐसे तमाम प्रकार के नीति विषयक मूल उभर कर सामने आए हैं। किन घटनाओं पर चलता कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा मोती में गहरी दोस्ती कैसी थी? ऐसा रहा होगा कि जब वो भूखा, एक बैल भूखा रहता रहा होगा हीरा, तो मोती भी भूखा, उसको भोजन मिलने के बाद भी वो भोजन नहीं करता रहा होगा। कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करता होगा तो वो भी उसका सहयोग देने के लिए उसकी तरफ से उस पर आक्रमण करने के लिए, अपने शत्रु पर आक्रमण के लिए उसका साथ देता था। तो यहाँ पर यही बात दर्शाती है कि मोती और हीरा में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति
प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। औरत जात पर सींग चलाने का मतलब ये है कि हमें क्या है, मुंशी प्रेमचंद का कथन है कि स्त्री जात पर या औरत जात पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। पूर्व कालीन की जो समस्याएं थी स्त्रियों के विषय में एक चिंतनीय समस्याएं कि पहले की उनकी स्थिति क्या थी, बहुत गंभीर थी। ना तो उनको शिक्षा के प्रति जागरूक थे, ना उनको शिक्षा प्रदान किया जाता था। इनका जीवन किसी योग नहीं बनाया था। घर में रह करके बार बार अत्याचार करना, बार बार इनको मारना पीटना, तमाम प्रकार की समस्याएं थी। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने ऐसे प्रकार के दृष्टिकोण इसमें भी प्रदान किया है कि हमें स्त्रियों के प्रति भाव अच्छे रखने चाहिए, उन पर कभी हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक मूल्य है, एक शिक्षा दे रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और किसान जीवन वाले समाज पर और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, किसान और मनुष्य के किसान और पशु के संबंधों को। तो पशु क्या है, जैसे दो बैल हैं और मनुष्य क्या उनका उपयोग करता है। हमारा कर्तव्य है, पशुओं का कर्तव्य क्या है कि वो हमारे जो कृषि के जो कार्य है उनसे हम उनको उनमें काम लाएं, और हमारा कर्तव्य है कि उनको भी भरपेट भोजन दे करके उनके पर स्नेह भाव रखें। तो ये संबंध होने चाहिए। ये नहीं कि हमारा काम समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद फिर हम पशुओं को छोड़ दिए, उनको बांध दिए, वो भूखे हैं प्यासे हैं, क्या है कैसा है, हमारा काम खत्म, बस उनके पर हमारा ध्यान देना खत्म। ये नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर भी एक पशु के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम भाव अवश्य होना चाहिए। यही एक संबंध होना चाहिए पशुओं के प्रति, और ना ही हमें उनके प्रति हिंसा का भाव रखना चाहिए। इतना तो ही हो गया कि 9-10 प्राणों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं क्या है, प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है, दूसरों के प्रति भाव विहलता रखना भी एक अच्छी विशेषताएं हैं। ये विनम्रता का भाव रखना हमारे अंदर, एक पशु के अंदर जब ऐसी भाव होता है तो एक मानव जात के अंदर भी ऐसे विनम्रता का भाव अवश्य होना चाहिए। ठीक है। फिर अब इसी प्रकार से तमाम इसमें शब्दार्थ भी दिए हैं, अपने कॉपी पर आपको इसको लिखना है और इन शब्दार्थों को भी आपको याद करना है। ठीक है। ये हमने आपको इसके विषय में दो बैलों की कथा के विषय में आपको जहाँ तक हो सका आपको जानकारी प्रदान कर दी गई। तमाम ऐसे कहानी उपन्यास इनकी और भी हैं जो उनको आपके जीवन परिचय में भी दिया हुआ है, जहाँ पर जीवन बीतता है इनके ऐसे 2-4-10 रचनाओं का नाम इन पर दिया है। जबकि इनकी 300 कहानियाँ, लगभग 12 उपन्यास, 2-3 नाटक और पत्र पत्रिकाओं को भी इनको दिया गया है। लेकिन सारे रचनाओं का नाम इसमें देना संभव नहीं है। जो कुछ रचनाएं देंगे उनके जीवन पत्र को आप पढ़िए, उनकी रचनाओं को आप याद करिए, लर्न रखिए, बड़ो मस्तिष्क में रखिए, और जो दो बैलों कथा के माध्यम जो कहानी जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसको भी अपने जीवन पर लागू करिए, अपने जीवन पर लाइए। यही एक उद्देश्य आपका होना चाहिए। दूसरा, आज हम आगे के पाठ में हम चलते हैं राहुल सांस्कृत्यायन के विषय में। इन्होंने जो लिहाजा की ओर जो लिखा है ये पाठ इनका है, इनके द्वारा ही लिखित है। अब राहुल सांस्कृत्यायन का पहले हम इनके जीवन वृत्त के विषय में, इनके कार्य शैली के विषय में, इनके लेखन शैली के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हम अपने वक्तव्य के माध्यम से इनके विषय में कुछ जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। इनके विषय में आप जानिए। ये भी हमारे लिए, हमारे साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। जो कि इनकी एक विधा होती है यात्रा वृत्त विधा। ये यात्रा वृत्त विधा पर ये बहुत अच्छे लेखक थे। यात्रा के विशेषताओं के विषय में बताना, यात्रा के महत्व को समझाना, यात्रा क्या होती है उसके विषय में सब जानकारी देना, वहाँ की स्वयं यात्रा करके वहाँ की जानकारी प्राप्त करके देश के लोगों को, नागरिकों को वहाँ की संस्कृति की जानकारी, वहाँ की भाषा बोल की जानकारी, हर तरह की जानकारी प्रदान करना, ये राहुल सांस्कृत्यायन का काम था। इनके जीवन वृत्त, इनका जन्म कितने समय 1893 में हुआ था। इनका जीवन
इनका जन्म 1893 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ था। तमाम प्रकार की यात्रा करने के बाद, तमाम प्रकार की यात्रा विद साहित्य पर इन्होंने तमाम रचनाएं लिखी हैं, जैसे बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, और दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, अथातो, घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ सास, तमाम प्रकार की इन्होंने यात्रा वृत्त पर, विधा पर तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखा। क्योंकि यात्रा करना और यात्रा पर जाना, जो इनके विचार में जो भाव थे कि यात्रा के माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। जिसने यात्रा नहीं की उसने कुछ नहीं किया। यात्रा ही जीवन है, यात्रा ही सब कुछ है। जीवन में इनका कहना था, इनका मानना था कि जिसने विविध स्थानों की यात्रा करके वहाँ की जीवन शैली को, वहाँ की विविध संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त नहीं की तो उसने जीवन में कुछ नहीं किया। तो ये यात्रा विधा के बहुत बड़े लेखक थे, यात्रा विधा के। और ल्हासा जो है उसी यात्रा विधा पर आधारित है, जो तिब्बत की ओर जाने वाली रास्ता है, जो तिब्बत के जाने वाले मार्ग है, वहाँ उधर से जाते हुए और वहाँ की यात्रा करते हुए वहाँ के लोग को देखा, वहाँ के मार्ग को देखा, वहाँ के संस्कृति को देखा, वहाँ की भाषा को देखा, वहाँ के धर्म को देखा, धर्म के मानने वालों के व्यवहार का अनुकरण किया। उसके बाद वहाँ के कानून के विषय में जानकारी प्राप्त की, कैसा कानून है, वहाँ के जो धार्मिक विधि विधान है, आडंबर हैं, क्या हैं, वहाँ को देखा। वहाँ के जो बहुल वृक्ष हैं, वहाँ के किस प्रकार के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे अधिक वहाँ में मिलते हैं, पशु पक्षियों के प्रति व्यवहार कैसा है, लोगों का जीवनचर्या कैसा, सब प्रकार की जानकारी इस यात्रा वृत्त के माध्यम से जा करके विविध स्थानों की यात्रा कर करके ये विविध जानकारियाँ देश के नागरिकों को अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को प्रदान किया है। इनका जन्म कब 1893 में हुआ था, वहीं इनकी मृत्यु 1963 में हुआ था। तमाम प्रकार के साहित्य सृजन इन्होंने किया और इनके यात्रा वृत्त आज भी हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे। तो ल्हासा की ओर जो इन्होंने लिखा है, क्योंकि अनुच्छेद को हम बहुत बड़े हैं, अनुच्छेद को हम पढ़ नहीं सकते हैं। हम अनुच्छेद को अधिक देर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम इसकी जो मूल सार है, जो विधाओं के मूल सार हैं, चाहे वो कहानी की हो या फिर कोई भी इस आपकी जो पाठ्यक्रम में जो भी विधा दिया हुआ है, चाहे कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, जो भी आपको यहाँ पर विधा दी जाएगी, वहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम उसके सार को बताएंगे, उनके जीवन वृत्त को बताएंगे और उनके जन्म और मृत्यु के विषय में बताएंगे, उनकी रचनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी और अन्य जो जानकारियाँ, जो भी शैलियाँ हैं, उनको भी प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर यात्रा वृत्त में वहाँ पर कौन शैली का प्रयोग किया जाता है? अन्वेषणात्मक शैली से कहते हैं। यात्रा वृत्त पर कोई जाता है तो वहाँ पर अन्वेषणात्मक शैली का प्रयोग कभी लेखक करता है। वहाँ की बात, क्योंकि हर चीज़ को खोज करके, हर चीज़ का ज्ञान करके ही वहाँ पर उसका पता लगा करके ही अपने साहित्य में उसी प्रकार से लिखता है और लोग पाठकों को इसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो अब इनके बचपन का क्या नाम था? लाहौर सांस्कृत्यायन। इनकी बचपन का नाम क्या था? केदार पांडे था। ऐसे तमाम पहले जो कवि थे उनका मूल नाम दूसरा होता था और वास्तविक और जो उपनाम होता था वास्तविक बाद में होता था। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी पहले थे, तो इनका जब इनकी कविताएं आने लगी तो विभिन्न विद्वानों ने इनका नाम रख दिया था निराला करके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसी प्रकार जब सुमित्रानंदन पंत जी थे तो इनका नाम पहले सुकुमार पंत, सुमित्रानंदन पंत था। बाद में इनको क्या कहा जाने लगा? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाने लगा। इन्होंने तमाम ऐसे ही नाम लोगों को दे दिए जाते थे। तमाम कवि लेखकों को उनको नाम प्रदान किया जाता था। जो साहित्य के लेखक, जो कवि होते थे, इनको इनकी रचनाओं आने के बाद, प्रसिद्ध होने के बाद ये उपनाम इनको प्रदान किया। तो इसी प्रकार राहुल सांस्कृत्यायन का पहले नाम था क्या? केदार पांडे। बाद में इनका नाम क्या हो गया था? राहुल सांस्कृत्यायन।
ठीक, जो कृत्य के विषय में, यात्रा विषय में जो जानकारी रखता है वही राहुल सांस्कृतियायन है। ठीक है, तो यहाँ पर ल्हासा की ओर ये तिब्बत के मार्ग से जाने वाला एक रास्ता है, उसी पर ये यात्रा कर रहे हैं। तिब्बत जाने वाले थे और तिब्बत वहाँ की संस्कृति का ज्ञान करका, वहाँ की संस्कृति को पहचानना, वहाँ के मानव जात की जीवनचर्या को सब चीज तरह के ज्ञान करने के लिए वहाँ पर इन्होंने यात्रा की थी। तो वहाँ पर ल्हासा की ओर गए तो वहाँ पर जाने के बाद, उस रास्ते पर चलने के बाद वहाँ के रास्तों को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के लोगों के दिनचर्या को देखा, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, कितने परिश्रम करते हैं, किस प्रकार के मार्ग हैं, किस प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं, किस प्रकार के जीवन पथ पर चलने वाले हैं, क्या आडंबर को मानते हैं, कितने अंधविश्वास हैं, किस प्रकार का यहाँ पर कानून है, किस तरीके से यहाँ के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं, किस वाद को अधिक मानते हैं, मतलब किस सिद्धांत को अधिक मानते हैं, हिंसा की तो तमाम प्रकार की, जिस प्रकार के वहाँ के रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति होती है और जो इस पाठ में जो दिया है वहाँ की जो संस्कृति थी उसको इन्होंने ल्हासा की ओर इस पाठ्यक्रम में, इस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर वो गए तो इन्होंने वहाँ पर देखा कि लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, और दूसरी बात, वहाँ के जो मार्ग हैं, वहाँ के मार्ग ऊपर ऊंचा खाली मार्ग है, मतलब जो भी मार्ग हैं पहाड़ युक्त हैं, कहीं पर ऊंचाई पर है तो कहीं पर नीचाई पर है, तो कोई पहाड़ पर निवास करता है तो कोई कहाँ पर रहता है, वहाँ इसको भी देखा कभी ने। उसके बाद वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उन्होंने देखा औरतें वहाँ की जो है अधिक मेहनती हैं, वो बहुत ही मेहनतकश और स्त्रियां थीं जो दिन भर काम करती तो रात को घर पर जाती थी, सुबह से लेकर शाम तक कार्य करने वाली वहाँ की औरतें थीं। इसको भी कवि ने देखा, लेखक ने देखा। और वहाँ पर डाकू लोग लूटमार भी थे, लूटने वाले भी थे। तो उनका निवास कहाँ था, तो घनी पहाड़ियों के बीच में, घनी पहाड़ियों के बीच में खोखला का मार्ग जो था, वहाँ पर तमाम प्रकार के डाकू लूटमार छिपे रहते थे। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की संस्कृति, तमाम प्रकार के बात का अध्ययन कवि ने इस वीडियो और इस साहित्य यात्रा वृत्त में किया है। तो वहाँ की आप लोग इनका अनुच्छेद पढ़िए और इस अनुच्छेद के विषय में आप लोग स्वतः ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके क्वेश्चनों को भी अवलोकन करिए और उसी के पढ़ करके इनके क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। और शब्दार्थ भी आप पढ़िए और शब्दार्थों को भी याद रखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शब्दकोश इनकी। और लेखक की जीवन, जन्म और मृत्यु के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में जानकारी रखना भी आवश्यक होता है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप अपने मस्तक में अवश्य रखिए, अपने अंदर इसकी नॉलेज अवश्य रखिए। तो राहुल सांस्कृतियायन ये बहुत बड़े यात्रा वृत्त विधा के बहुत बड़े लेखक थे। तमाम प्रकार के विविध यात्राएं करके इन्होंने तमाम प्रकार की यात्राविद शैली में, यात्राविद विधा पर तमाम प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत किया है, जो इनके जीवन वृत्त के नीचे दिया हुआ है। और साहित्य में इनका एक मूर्धन्य स्थान है, इनका एक अद्वितीय स्थान है। ये अपने साहित्य विधा के माध्यम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है और साथ साथ इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भी इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, मतलब पल्लवित बढ़ाया है। तो ऐसे कवि, ऐसे लेखक को हम पढ़ करके इनसे भी ज्ञान हासिल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विधा हो, कोई भी रचना हो, हर तरीके से हमें कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप इनके अंदर जो भी विधाएं आपको इसमें दिया गया है, जो भी बात समझाई गई है, अब इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आपको बताया, इसको भी आप जानकारी में रखिए और उसके बाद इसको पढ़िए और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और अगले चैप्टर यानी अगला विधा क्या है, किसके विषय में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी, आपको उसके विषय में बताया जाएगा।
थैंक यू।